हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.69 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज लोकेटेड ऑन वन हाफ ऑफ द बॉल इज, यानी आपको हाफ बॉल में टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे एक बार आप समझें। मान लीजिए ये एक मेटेलिक बॉल है और इस मेटेलिक बॉल जिसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, इसमें टोटल चार्ज 10 माइक्रोकूलम है। ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज इस मेटालिक बॉल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं यहां पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को 10 माइक्रोकूलम और रेडियस जो कि गिवन है 1.5 सेंटीमीटर प्रेजेंट कर रहा हूं। फिलहाल हम इस प्रॉब्लम को Q और R नोटेशन में सॉल्व करेंगे और फाइनली इनकी वैल्यू पुट करके इसका आउटकम निकालेंगे। तो ध्यान दें, इतना चार्ज इतने रेडियस के स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इस स्फीयर के हाफ पार्ट पे लगने वाले नेट रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार समझें। ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि एक मेटल बॉल है और हम जानते हैं कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं। सो इस कंडक्टर के सरफेस के किसी भी पॉइंट के नियर बाय डेवलप्ड प्रेशर को हम P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि एक मेटल अपने सरफेस के किसी भी पॉइंट के नियर बाय एक प्रेशर डेवलप करता है और वो प्रेशर सरफेस के उस रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में कुछ इस तरह से दिया जाता है। यहां पर आप ध्यान दें कि ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि ये एक मेटल बॉल है और हम जानते हैं कि मेटल बॉल में ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो सिग्मा की वैल्यू को थ्रू आउट एक जैसा माना जा सकता है। अब अगर हम इस सरफेस में एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करें, जिसे यहां पर मैं DA लिख रहा हूं, सो इस एरिया को DA कंसीडर करते हुए इस प्रेशर के कारण जो फोर्स डेवलप होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है और किसी मेटल के सरफेस पर डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सो इस पोर्शन में, इस सरफेस में लगने वाले फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया के टर्म में दिया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करके फोर्स को पता किया जा सकता है। एक बात यहां पर और समझें कि अगर मैं एरियल वेक्टर को DA वेक्टर से प्रेजेंट करूं तो इस छोटे से पोर्शन के लिए फोर्स को वेक्टोरियली कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, इसी तरह का फोर्स इस हेमीस्फीयर के हर स्मॉल रीजन पर परफॉर्म कर रहा है और हमें इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स PDA वेक्टर से दिया जा रहा है। इस PDA वेक्टर को अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाए तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। यहां पर ध्यान दें कि एक जैसे दिखने वाले इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करके इस बोर्ड में जो प्लेन आप देख पा रहे हैं उस प्लेन पर परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कहा जा रहा है। नॉर्मली देखा जाए तो ये एक 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्ड तो यूज किया जा सकता है पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन का मीनिंग अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग होगा। आप ये समझ सकते हैं कि इस 3 डायमेंशनल केस में किसी भी एलिमेंट पर लगने वाले फोर्स के जब 2 कंपोनेंट बनाए जाएंगे तो एक कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल रेडियस के पैरेलल आ जाएगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बनेगा। इन 2 एलिमेंट के टर्म्स में मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से समझें। जैसा फोर्स इस DA वेक्टर एलिमेंट पर आप ये देख पा रहे हैं, अगर इस एरियल वेक्टर को DA डैश कंसीडर किया जाए तो इस पर लगने वाले फोर्स को प्रेशर इनटू DA डैश वेक्टर से दिया जा सकता है
और कंपोनेंट बनाने पर आप देख पाएंगे कि इसके दो कंपोनेंट भी कुछ इसी तरह से बन सकते हैं। अब एक बात क्लियर समझें कि अगर मैग्नीट्यूड में ये दोनों एरिया सिमिलर हैं तो ये वर्टिकल बनाए गए कंपोनेंट कैंसिल किए जा सकते हैं और ऐसी स्थिति में केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हर एलिमेंट्री एरिया पर परफॉर्म करेगा। और फाइनली सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करने पर हम इस हेमीस्फीयर के नेट फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ध्यान से देखें, इस एलिमेंट पर लगने वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए P इंटू डी ए। यहां अब मैं मैग्नीट्यूड के रूप में डीए लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस रेडियस वेक्टर का एंगल थीटा है तो क्लियरली इसे भी थीटा होना चाहिए। सो मैं इसे लिख सकता हूं P डी ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। इस पूरे डिस्कशन के लिए इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आई कैप कंसिडर किया जा रहा है। सो इस एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P डी ए कॉस थीटा आई कैप होगा और ऐसा ही फोर्स इस एलिमेंट पर भी हम देख पाएंगे आई कैप डायरेक्शन में। वर्टिकल जिसे हम कह रहे हैं उस डायरेक्शन के सभी कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर आप फिर से एक बार समझें कि जिसे मैं वर्टिकल कह रहा हूं वो बोर्ड के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं। जब 3D में आप आएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सबके केस में बना रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट का पेयर किसी केस में ऐसा, किसी केस में ऐसा और किसी केस में किसी अदर डायरेक्शन में बनेगा। जिस डायरेक्शन में भी वो कंपोनेंट बने वो कैंसिल आउट होंगे, ये हम सिमेट्री की वजह से बोल पा रहे हैं। सो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट्स को जोड़ना होगा। सो नेट फोर्स को इस हेमीस्फीयर के लिए लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ P डी ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। अब यहां पर ध्यान दें कि इस डीए एरिया का कॉस थीटा कंपोनेंट इस डीए एरिया का इस डिस्क पे बनाया गया प्रोजेक्टेड पार्ट होना चाहिए। यह बात आप समझें कि जब आप डीए का कॉस थीटा कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो इस सरफेस पे चुने गए एरिया का ये एलिमेंट होना चाहिए, यानी डीए कॉस थीटा के रूप में आप इस एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये एरिया इस हेमीस्फीयर के सरफेस पे कंसिडर किए गए इस एरिया का इस डिस्क पे बनाया गया प्रोजेक्टेड पार्ट। आप ध्यान से समझें कि जब आप इसी तरह के एलिमेंट्री एरिया इस सरफेस के डिफरेंट पोजीशंस पे डेवलप करेंगे तो उन सभी एरिया का प्रोजेक्टेड पार्ट इस डिस्क पे बनता चला जाएगा और फाइनल समेशन करने पर आप इसे समेशन से एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम में किसी टर्म को इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं। सो अगर आप समेशन प्रोसेस को इस पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे हेमीस्फीयर के लिए यूज करें तो सभी एलिमेंट के एरिया का प्रोजेक्टेड पार्ट जब आप इस डिस्क पर देखेंगे तो कंप्लीट समेशन करने पर हम इस डिस्क के कंप्लीट एरिया को डी ए कॉस थीटा सिग्मा के रूप में पता लगा पाएंगे। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा, आप ध्यान दें, ये बनेगा P इंटू सिग्मा डी ए कॉस थीटा आई कैप। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि सिग्मा डी ए कॉस थीटा इस कंप्लीट हेमी स्फेरिकल एरिया के साथ बनाए गए इस डिस्क के एरिया को ही प्रेजेंट कर रहा है। सो इसे मैं डिस्क के एरिया यानी पाई आर स्क्वायर से कन्वर्ट कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। सो नेट फोर्स को इस मेटालिक हेमीस्फीयर के लिए कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। अब ध्यान दें, प्रेशर के वैल्यू को सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखा जा सकता है और ऐसा करने पर हम कुछ इस तरह का आउटकम देख पाएंगे। हमें सिग्मा की वैल्यू को इस Q और R की हेल्प से कैलकुलेट करना होगा। हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को टोटल चार्ज और टोटल एरिया के रेशियो के रूप में दिया जा सकता है। सो सिग्मा को Q में कन्वर्ट करने पर हमें जो आउटकम मिलेगा, एक बार आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पर मैंने सिग्मा को Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर से चेंज कर दिया है और स्क्वायर इसमें पहले से ही प्रेजेंट था जिसे लगा दिया गया है इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप।
कुछ इस तरह से आउटकम को दिया जा सकता है और अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करके हमें फाइनल आउटकम निकालना है। एक बार आप ध्यान से देखें, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इसे आप समझ चुके हैं। सो वैल्यूज अप्लाई करने पर जो फोर्स वेक्टर का वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या होगा, आप देखें ध्यान से, ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर। मैं दोनों टर्म अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि कुछ टर्म कैंसिल किए जा सकते हैं। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू एक 4 का टर्म और इन्वॉल्व है, सो मैं इसे 8 से चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। कुछ इस तरह से लिखा जा सकेगा फोर्स को। सभी टर्म एक बार चेक कर ले, कोई टर्म छूटे ना, ध्यान दें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यह लिख दिया गया है, 2 इंटू 4 को 8 यहां पर लिख दिया गया है, एक आर स्क्वायर का टर्म नोट कर दिया गया है और क्यू स्क्वायर न्यूमरेटर। और अब अगर वैल्यूज पुट करूं तो यह बनेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है इस फर्स्ट कांस्टेंट का, इंटू चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, जिसे हम लिखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी 10 टू द पावर -5 कूलम। सो स्क्वायर होने के कारण इसे 10 टू द पावर -10 लिखा जा रहा है, डिवाइडेड बाय 8 एक मल्टीप्लिकेटिव टर्म के रूप में यूज किया गया है, और आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4। यहां पर इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब अगर इस टर्म को कंप्लीटली सॉल्व किया जाए तो आप ध्यान से देखें, 2.25 से 9 को 4 टाइम्स कैंसिल किया जा सकता है और 4 से 8 को 2 टाइम्स। और अब अगर इसे फाइनली सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान दें, ये होगा 9 और 4 13 पावर प्लस और 10 माइनस, यानी 1000 न्यूमरेटर विद आई कैप डिवाइडेड बाय 2, और फाइनली आ जाएगा 500 आई कैप। यानी इस हेमीस्फीयर पे, इस मेटल बॉल के हेमीस्फेरिकल पार्ट पे, इस हेमीस्फीयर के चार्ज के कारण जो ओवरऑल फोर्स डेवलप होगा उसका जो वैल्यू आया है वो 500 आई कैप है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेटल की इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है कि उसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं और सरफेस पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसे सिग्मा के टर्म में कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। सो इन फैक्ट्स को यूज करके इस प्रॉब्लम को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।